हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 6 में। जो हमारा चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आज इसका लेक्चर नंबर 6 है। हम लेक्चर नंबर 6 तक पहुंच चुके हैं। तो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसका लेक्चर ज़्यादा आ रहे हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा बड़ा भी चैप्टर है। तो लेक्चर नंबर 5 तक या फिर लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या किया था? लेक्चर नंबर 5 में हमने देखा था टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स, यानी एक ऑर्बिट्स के टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था और एक ऑर्बिट्स का टोटल एनर्जी कैसे निकालते थे। तो कुछ ऐसा था। ऑर्बिट यहाँ पे इस लाइन से मैंने दिखाया था। तो मैंने बोला था ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट तो इसका एनर्जी कितना था? -13.6। कैसे? तो हमने एक फॉर्मूला, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट विच इज इक्वल टू क्या होता है -2.18 इंटू 10⁻18 Z/n इसका स्क्वायर बाई ये होता है जूल। ये था टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। तो हमने टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स के टोटल एनर्जी देखा था। इसके बाद हमने क्या देखा था? लिमिटेशन ऑफ बोर्ड्स मॉडल। इसके लेक्चर नंबर 4 में हमने बात था बोर्ड्स मॉडल। लेक्चर नंबर 5 में हमने देखा था लिमिटेशन, कितना 5-6 लिमिटेशन था। लिमिटेशन के बाद जस्ट आता डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। लिमिटेशन एक था कि mvr विच इज इक्वल टू NH/2π, ये था mvr विच इज इक्वल टू NH/2π। तो ये कैसे ऐसा आया था वो बोर्ड्स ने नहीं बताया था, तो डी ब्रोगली ने इसको प्रूव किया था। तो यही था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। इसमें क्या था? हमने मैटर वेव के बारे में पढ़ा था। मैटर वेव मतलब जब कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो इसके पीछे जो वेव जनरेट होता है उसको बोलते हैं मैटर वेव। मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताया था? वेव्स एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल। तो इतना हमने पिछले लेक्चर में किया था। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? आज के लेक्चर में हम करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। पिछले लेक्चर में मैंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में थोड़ा सा 1 मिनट में बताया था, लेकिन आज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और इसके बाद हम देखेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आज का टॉपिक है लेक्चर्स टॉपिक्स। फर्स्ट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, फिर उसमें हम देखेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी सर्टेनिटी प्रिंसिपल। और हो सके तो इस लेक्चर में हम देखेंगे मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स। और हम बीच में एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। कब? जब हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो जाएगा। जब हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो जाएगा तो इसका एक फॉर्मूला आएगा, तो वो फॉर्मूले से हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो आज के इतने सारे टॉपिक्स है, 3 टॉपिक है क्या? पहला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, दूसरा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फिर मैकेनिक्स क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर को पूरे कंसल्टेशन के साथ देखना। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में या मतलब इसका PDF फोटो मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब जैसे कोई लाइट आई और किसी से टकरा के वो डेविएट हो गया। तो जो डेविएट होता है उस फॉर्म को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसका मतलब ये ऑब्जर्वेशन से पता चला। कैसे? व्हेन H2 गैस at low pressure is taken in the discharge tube, discharge tube। क्या बोला मैंने? When hydrogen gas at low pressure is taken in the discharge tube on passing electric current, a spectrum is obtained। मैंने बताया स्पेक्ट्रम is obtained with the help of prism, तो उसी को बोलते हैं हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। is called हाइड्रोजन
स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम। तो डेफिनेशन क्या है? व्हेन H2 गैस एट अ लो प्रेशर इज टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। मैंने शुरुआत में डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है मैंने बताया। डिस्चार्ज ट्यूब आप ऐसे समझ सकते हो ट्यूबलाइट। तो क्या बोला डेफिनेशन? व्हेन हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर इज टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब on passing electric current a spectrum is obtained with the help of prism is called as hydrogen spectrum। डेफिनेशन बहुत आसान है, समझ गए होगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो। यहाँ पे मैं एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाता हूँ इस तरीके से। तो ये क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब। तो इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को रखा गया, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किए थे। मान लो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट दिए। ये क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स। तब ऐसा किया गया। ये क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ पे लेबल कर देता हूँ मैं। ये क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब। When H2 गैस एट लो प्रेशर इज टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जब ये क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब। तो इसके अंदर जब हाइड्रोजन गैस को रखे, तो जो बाहर से हम क्या किए? इलेक्ट्रिक करंट पास किए। तब इलेक्ट्रिक करंट पास किए तो यहाँ पे एक प्रिज्म रखा गया। ये क्या है? एक प्रिज्म। ये क्या है? एक प्रिज्म। तो ये क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब। तो इसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो यहाँ से रेडिएशन निकलेगा, यहाँ से रेडिएशन निकलेगा, यहाँ से रेडिएशन निकला, यहाँ से गया। तो प्रिज्म के कारण वो क्या होगा? डेविएट हो गया, वो डेविएट हो गया कुछ इस एंगल से। और यहाँ पे एक प्लेट रखे थे, फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट। तो इस प्लेट का ऑब्जर्वेशन कैसा था? फोटो, ये क्या था अपना? फोटोग्राफिक प्लेट। तो इसका ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसा था। ये फोटोग्राफिक प्लेट पे कुछ इस तरीके से रेडिएशन दिख रहे थे। नीचे क्या था? एनर्जी गैप ज़्यादा था, एनर्जी गैप ज़्यादा था। उसके बाद एनर्जी गैप कम होता गया, एनर्जी गैप क्या हुआ? कम हुआ। तो ये था ऑब्जर्वेशन किसका? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। ऐसा ऑब्जर्वेशन क्यों आया? देखो, नीचे एनर्जी गैप ज़्यादा था, ऊपर एनर्जी गैप कम हो रहा था। यहाँ एनर्जी गैप ज़्यादा था। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक पॉइंट बताया था, क्या? एज वी गो फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, एनर्जी इंक्रीजेस बट एनर्जी गैप इज डिक्रीजेस। तो सेम कंडीशन इधर भी ऐसा ही हो रहा था। जब हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में लिया गया और बाहर से इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया तो यहाँ से रेडिएशन निकला, रेडिएशन निकला तो यहाँ पे प्रिज्म एक लगाया गया। तो प्रिज्म जब लगाया तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक फोटोग्राफिक प्लेट पे एक ऑब्जर्वेशन दिखा साइंटिस्ट को। तो यहाँ पे देखा गया कि जो एनर्जी गैप नीचे ज़्यादा है, एनर्जी गैप ऊपर कम है। तो ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जब लोअर एनर्जी से हम हायर एनर्जी पे जाते हैं तो एनर्जी गैप कम हो रहा है। तो एनर्जी गैप कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये सब जितने लाइन से, ये सब लाइन से, वो सब क्या शो कर रहे हैं? ऑर्बिट को। जब ऑर्बिट को शो करे तभी तो ऐसा हो रहा है कि नीचे एनर्जी गैप ज़्यादा है, ऊपर एनर्जी गैप कम है। तो ये ऑर्बिट को शो कर रहा है, तब ये ऑर्बिट को शो कर रहा है। तो इसका मतलब पहले ऑर्बिट में रेडिएशन आएगा उसका अलग सीरीज होगा, दूसरे ऑर्बिट में आएगा उसका अलग सीरीज होगा। तो इसी से यहाँ से डिस्कवर हुआ सीरीज, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट, पीफंड और हमफ्री। ये 6 सीरीज आपको दिया टेक्स्ट बुक में। तो यहीं से इसका जनरेट हुआ। तो ये सब लाइन इसको क्या बोलते हैं हम? एनर्जी लेवल्स। दिस लाइन इज कॉल्ड एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। इसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल। तो अब एक काम करते हैं, ये था पूरा ओवरव्यू ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। अब इस एनर्जी लेवल को डीप में अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये आप चाहो तो लिख सकते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स इसका मिल ही जाएगा। तो अब एक काम करते हैं, डिटेल में पढ़ने से पहले अभी एक चीज़ देखते हैं। क्या? जैसे मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में बताया था ऑर्बिट के बारे में। मान लो ये है ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, और ये क्या है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मान लो। तो n क्या था? 1, और यहाँ पे n क्या है? 2, और यहाँ पे n क्या है? 3। यहाँ नंबर ऑफ फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट को क्या बोलते हैं हम? ग्राउंड स्टेट। सेकेंड ऑर्बिट को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड ऑर्बिट को सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तब यहाँ पे ऐसा क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से
लोअर ऑर्बिट पे जाता है तो मैंने आपको बताया था क्या होता है वहाँ पे एमिशन ऑफ एनर्जी होता है, और जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर पे जाता है तो वो ऑब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी करता है। अब देखो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट पे जाएगा तो एनर्जी एमिट करेगा, तब एनर्जी एमिट करेगा तो कुछ पार्टिकुलर वेवलेंथ को भी एमिट करेगा, यानी जब वो एनर्जी एमिट करेगा तो कुछ वेवलेंथ भी एमिट करेगा। तो एनर्जी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ से। तो यहाँ पे अपने को अगर वेवलेंथ निकालना होगा तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या है, 1/λ विच इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इन ब्रेकेट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आर क्या है, ये होता है रिजबर्स कांस्टेंट। यहाँ पे हम लिख देता हूँ ये क्या है, रिजबर्स कांस्टेंट। इसका कुछ वैल्यू होता है, वो वैल्यू अभी बता रहा हूँ। तो ये क्या है, 1/λ, 1/λ यानी वेवलेंथ हमको निकालना है। जब इलेक्ट्रॉन हाई से लो ऑर्बिट पे जा रहा है तो एनर्जी एमिट करेगा, तो एनर्जी एमिट करेगा तो कुछ पार्टिकुलर वेवलेंथ भी एमिट करेगा। तो 1/λ क्या हो जाएगा, आर जेड स्क्वायर इन ब्रैकेट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यहाँ n1 क्या है, इनिशियल, ये n1 का यहाँ पे फाइनल ऑर्बिट, और ये क्या इनिशियल ऑर्बिट। आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये आर क्या है, रिजबर्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू क्या होता है, 10, 96, 77। आपको बस यही याद रखना, 10, 96, 77। या आप ऐसा भी देख सकते हो, कहीं कहीं जगह ऐसा होगा 1/r विच इज इक्वल टू 911.02 ऐसे कुछ एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये आप मत ध्यान दो, ये थोड़ा अलग वैल्यू है, मतलब वही है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। तो आप बस ये याद रखो, जो रिजबर्स कांस्टेंट होता है इसका वैल्यू होता है 10, 96, 77, ठीक है। और जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर, सबको पता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला मैं अच्छे से लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लेता हूँ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग वेवलेंथ ड्यूरिंग एनर्जी एमिशन। क्या है फॉर्मूला, 1/λ विच इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इन ब्रैकेट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये क्लोज। तो ये है फॉर्मूला। अभी आपको ये फॉर्मूला याद रखना। इसके ऊपर अभी एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया, ग्राउंड स्टेट होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट होता है, यानी इनफाइनाइट ऑर्बिट ले सकते हैं हम, लेने में हम ले सकते हैं, हो या ना हो बात वो अलग बात है, लेकिन हम ले सकते हैं। तो ये जो नंबर है, ऑर्बिट का जो नंबर है सीक्वेंस में, तो उसमें से क्या होता है, कभी कभी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने पे वो नीचे से ऊपर जा सकते हैं, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पर जा सकते हैं, और कभी कभी क्या होता है वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आ सकते हैं। वो आ सकते हैं जो मतलब जा सकते हैं, आ सकते हैं, वो बाद में आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे हायर लेवल पे। लेकिन आपको बस यही यहाँ पे ध्यान देना है कि जब इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट पे आएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। तो आपको पता ही होगा जब एनर्जी एमिट होगा तो कुछ पार्टिकुलर वेवलेंथ भी एमिट होगा। वो पार्टिकुलर वेवलेंथ अगर एमिट हुआ था, अगर अपने को उसको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे तो क्या 1/λ क्या हो जाएगा, आर जेड स्क्वायर इन ब्रैकेट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ माइनस है, अब कोई इनिशियल पॉइंट होता है और एक फाइनल पॉइंट होता है। अपने को डिफरेंस निकालना होता है, क्या करते हैं हम, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो यहाँ पे n1 क्या है, फाइनल, और ये n2 क्या है, इनिशियल। तो यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ, ये है फाइनल ऑर्बिट और ये है इनिशियल ऑर्बिट। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको अभी एक न्यूमेरिकल से समझेगा, ये है इनिशियल ऑर्बिट। तो आप इसको देख सकते हो, आप लिख सकते हो। तो आप चलते एक न्यूमेरिकल करते हैं, आपको टेक्स्ट बुक में दिया है। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन क्या है, what is the wavelength of a photon emitted during the transition from the orbit of n which is equal to 5 to n which is equal to 2 in the hydrogen atom। तो यहाँ पे मैं गिवन करके लिखता हूँ,
क्या दिया है, व्हाट इज द वेवलेंथ, अपने को वेवलेंथ निकालना है ऑफ फोटोन एमिटेड, फोटोन का मतलब लाइट, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट निकालना है, लाइट का वेवलेंथ निकालना है कब, जब ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ एन फाइव टू एन टू, मतलब 5 से 2 पे, यानी ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये है N2 नीचे रहेगा, N5 ऊपर रहेगा, सीक्वेंस से जाते ना हम, तो ये N2 और ये N5, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है 5 से 2 में आ रहा है, तो ये कुछ एनर्जी एमिट करेगा, तो एनर्जी एमिट करेगा तो कुछ वेवलेंथ एमिट करेगा, तो यही वेवलेंथ को अपने को निकालना है, तो ये क्या है इनिशियल, इनिशियल और ये फाइनल, तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हमेशा, तो यही है, तो इनिशियल क्या है अपना N1 क्या है 2 और N2 विच इज इक्वल टू 5, N1 2 है और N2 क्या है 5, तो अपने को क्या करना है वेवलेंथ निकालना है, तो यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है मतलब Z एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 1, और R का वैल्यू क्या होता है 10 96 77, यही होता है, तो अब एक काम करेंगे यहाँ पे टू फाइंड लिख देते हैं, टू फाइंड क्या निकालना है वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है लैम्डा, इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, यही निकालना है अपने को, फॉर्मूला यूज करेंगे वो आंसर निकालेंगे हम, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ, अपने क्या पता है 1/λ विच इज इक्वल टू RZ² इन ब्रैकेट 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, यही होता है, तो 1/λ ऐसे रहने दो विच इज इक्वल टू RZ², R का वैल्यू क्या है 10 96 77, आपको याद होना चाहिए R का वैल्यू, और Z², Z क्या है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो वो जाने दो मत लिखो, ये हो गया, और N1 का स्क्वायर, N1 क्या है 2 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर, N2 क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर, यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो 1/λ क्या आ जाएगा 10 96 77 इन ब्रैकेट 1/4 माइनस 1/25 विच इज इक्वल टू 10 96 77 इन ब्रैकेट, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 25 माइनस 4 डिवाइड बाई 100, तो अब इसको आगे यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो 1/λ विच इज इक्वल टू क्या आया अपना 10 96 77 इन ब्रैकेट 21/100, ये आया, अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना होगा, तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे 1/λ क्या आ रहा है आपका 23032.17, आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना, तो लेमडा क्या हो जाएगा 1/23032.17, तो आपको यहाँ था और सिंप्लीफाई करके क्या आंसर मिल जाएगा 434 नैनोमीटर, आप वो था सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, तो ये आ गया अपना लेमडा, तो ये अपने को निकालना था वेवलेंथ, तो क्वेश्चन क्या बोला था व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ N5 टू N2, 5 से 2 पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कितना वो एनर्जी एमिट करेगा, फिर एनर्जी नहीं यहाँ पे कितना वो वेवलेंथ, यहाँ पे कितना इसका वेवलेंथ कितना होगा, तो इसका वेवलेंथ कितना आएगा 434 नैनोमीटर, तो ये अपना न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ, तो अब बढ़ते हम कंटिन्यू करते हैं अपना क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो बीच में टॉपिक आ गया, अब देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, तो अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को कंटिन्यू करते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था स्पेक्ट्रल लाइन, तो एनर्जी गैप क्या हो रहा है कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका मतलब जो ये ऑब्जर्वेशन है वो सिमिलर खाता है कैसा ऑर्बिट जैसा, ऑर्बिट में भी क्या होता है एनर्जी गैप कम होता है, तो यहाँ पे मैं ऑर्बिट बनाते जाता हूँ, मान लो पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवा, मैं 6 लेता हूँ यहाँ पे, n विच इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n विच इज इक्वल टू 3, n क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट, n4, n5, n6, और यहाँ पे एक इन्फिनिटी भी ले लेते हैं, यहाँ पे एक इन्फिनिटी n विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी, आप मान लो ये इन्फिनिटी है, n क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट, n क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का नंबर है, तो आप देखो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, तो यहाँ पे
पहले ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा उसको हम बोलेंगे लाइमन सीरीज। मान लो इलेक्ट्रॉन अगर इन्फिनिटी से 1 पे आ रहा है तो उसको बोलेंगे लाइमन सीरीज। और जब ये 1 पे आएगा तो ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पे जो वेवलेंथ होता है वो सेम होता है किससे, यूवी रीजन से, यानी लाइमन सीरीज यूवी रीजन में आता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एन विच इज इक्वल टू 1 है तो उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज ऐसा क्यों, क्योंकि ये साइंटिस्ट ने बना इन्वेंट किया था, इसलिए बोलते हैं इसको लाइमन सीरीज। और इसको सेकेंड को क्या बोलते हैं, बामर सीरीज। बामर सीरीज। थर्ड होता है पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज आपको याद ही करना पड़ेगा। और फोर क्या होता है, ब्रैकेट। ये सब नाम तो आपको याद ही करना होगा। यह है ब्रैकेट सीरीज। पांचवा होता है पी फंड सीरीज। छठवा होता है हम फ्री सीरीज। और इन्फिनिटी पे वो जान दो, अपने को बस टेक्स्ट बुक आपको 6 दिया तो अपने को 6 स्टडी करना है। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन, मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट में आ रहा है, जब कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो उसको इलेक्ट्रॉन बोलेंगे लाइमन सीरीज का है। सेकंड में आएगा उसको बोलेंगे बामर सीरीज। थर्ड में आएगा बोलेंगे पाश्चन सीरीज। फोर्थ में आएगा बोलेंगे ब्रैकेट सीरीज। फिफ्थ में आएगा तो बोलेंगे पी फंड। और लास्ट अगर सिक्स्थ में आएगा, सिक्स्थ ऑर्बिट में आएगा तो उसको बोलेंगे हम्फ्री सीरीज। तो अब मैंने आपको क्या बोला, जब कोई इलेक्ट्रॉन लाइमन सीरीज में आता है तो जो उसका वेवलेंथ होता है वो सिमिलर मैच खाता है कई किसके, यूवी रीजन से, अल्ट्रा वायलेट रीजन, यानी उसका जो वेवलेंथ होता है बहुत छोटा होता है। और वैसे ही बामर सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसका जो वेवलेंथ होगा वो सिमिलर खाता है विजिबल रीजन से, विजिबल रीजन जो हम देख सकते हैं। इसके बाद पाश्चन सीरीज और पाश्चन के बाद जितने भी हम्फ्री, ये चारों सीरीज का जो वेवलेंथ होगा वो सिमिलर होगा किससे, इंफ्रारेड से, आईआर से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइमन सीरीज, ये किसमें, यूवी रीजन का होगा, यूवी रीजन लाइमन सीरीज। बामर होगा विजिबल रीजन का। और ये होगा आईआर इंफ्रारेड, ये भी हो जाएगा आईआर इंफ्रारेड, ये भी आईआर इंफ्रारेड और ये भी, यानी 4 इंफ्रारेड रीजन के वेवलेंथ शो करेंगे। और जो पहले ऑर्बिट में जब आएगा यानी लाइमन सीरीज यूवी रीजन का होगा और बामर सीरीज विजिबल रीजन का। इसके बाद जो चारों रहेंगे वो इंफ्रारेड रीजन के होंगे। तो ये था थोड़ा सा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, 6 ऑर्बिट हम कंसिडर किए, यानी अपने को 6 सीरीज दिया है और एक इन्फिनिटी ले लिया है। अब इन्फिनिटी लिए, अभी आपको मैं दूसरा एक फिगर बनाऊंगा तो इसमें आपको ये इन्फिनिटी का मतलब समझेगा। तो ये पहले रीजन में क्या बोले, लाइमन सीरीज। पहले ऑर्बिट को क्या बोले, लाइमन सीरीज। पहले ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो लाइमन सीरीज उसको बोला जाएगा। तो लाइमन सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसका जो वेवलेंथ होगा यूवी रीजन से मैच खाएगा। बामर सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसका वेवलेंथ विजिबल रीजन से मैच खाएगा। पाश्चन में आईआर, ब्रैकेट में फिर आईआर, पी फंड में भी आईआर और हम्फ्री में भी सेम रहेगा। तो 4 इंफ्रारेड रीजन के हो जाएंगे वेवलेंथ, एक हो जाएगा विजिबल और एक हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट रीजन का। तो अब देखते हैं जो ये इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन से ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में आता है और वो किस तरीके से आता है। जब वो ऑर्बिट में आता है तो उसका मैक्सिमम एनर्जी क्या होगा, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होता है। यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट से एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जंप करता है तो उसका मैक्सिमम एनर्जी लाइन क्या होगा, कौन सा होगा, अब वो देखते हैं। यही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ही एक पार्ट है। तो अब वो डायग्राम हम बनाते हैं, तो आप चाहो तो ये लिख सकते हो। तो यहाँ पे फिर से मैं एक ऑर्बिट बनाता हूँ, थोड़ा डायग्राम बना होगा। ये N1 है मान लो, N2 है सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट N विच इज इक्वल टू 4, ऑल्सो N विच इज इक्वल टू 5, N6। और यहाँ पे मैं इन्फिनिटी ले लेता हूँ, ये इन्फिनिटी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ N विच इज इक्वल टू 1, N विच इज इक्वल टू 2, N3 है, N4, N5, N6 और यहाँ पे N क्या है, इन्फिनिटी। तो N क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट।
आप देखो, कोई इलेक्ट्रॉन है अगर इन्फिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो उसको बोलेंगे लाइमन सीरीज। तो यहाँ पे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, तो किस तरीके से आएगा वो डायरेक्ट यहाँ पे बनाता हूँ, डायरेक्ट जंप करेगा। तो यहाँ पे हुआ। अब कोई इलेक्ट्रॉन अगर सिक्स्थ ऑर्बिट से भी फर्स्ट में आ रहा है तो वो भी लाइमन सीरीज का कहलाएगा। तो ये 6 से 1 में आया, वैसे ही 5 से 1 में आ सकता है, 4 से आ सकता है, 3 से आ सकता है और 2 से आ सकता है। तो ये क्या है, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। अब ये सब जो लाइन दिख रहा है उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल, स्पेक्ट्रल लाइंस। इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस। आप देखो इन्फिनिटी से अगर इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में वो जंप कर रहा है तो इसका सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा, तो सबसे मैक्सिमम एनर्जी लाइन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से 1 वाला। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम एनर्जी लाइन, मैक्सिमम एनर्जी लाइन, ये हो जाएगा मैक्सिमम एनर्जी लाइन। अब देखो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी या फिर कोई भी ऑर्बिट में सेकेंड में आएगा, मान लो यहाँ से सेकेंड में आया, यहाँ से आया, इधर से और इधर से, तो ये हो जाएगा लाइमन बामर सीरीज, बामर सीरीज। तो इसमें भी जो मैक्सिमम एनर्जी लाइन होगा स्पेक्ट्रल लाइन वो हो जाएगा इन्फिनिटी से 2, और जो मिनिमम एनर्जी लाइन हो जाएगा वो हो जाएगा N3, 3 से 2, लाइमन बामर। अब पास्चन बनाते हैं हम। N3 पे आया, फिर इसके बाद ऐसा बनेगा और एक ऐसा, लाइमन बामर। ये क्या हो गया, पास्चन सीरीज, पास्चन सीरीज। अब N4 पे आया, N4 यहाँ से एक दूसरा फिर एक तीसरा, जो लाइमन बामन पास्चन, और ये ब्रैकेट, ये हो जाएगा ब्रैकेट सीरीज। N5 पे आया, तो N5 में कैसे, इन्फिनिटी से 5 पे आया और 6 से 5 पे आया, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट, फिर पी फंड सीरीज। अब 6 पे कैसे आ सकता है, इन्फिनिटी 6 पे आया, आप 6 पे कैसे आएगा, इन्फिनिटी से 6 पे आएगा डायरेक्ट। ये लास्ट क्या था अपना, हमफ्री सीरीज, हमफ्री सीरीज। लाइमन सीरीज में जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो यूवी रीजन से मैच करेगा, यूवी रीजन, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं, यूवी रीजन, अल्ट्रा वायलेट रीजन, बामर में विजिबल रीजन, विजिबल रीजन, पास्चन में IR, ब्रैकेट भी IR, पी फंड भी IR और हमफ्री भी I और R। तो आप देखो यहाँ पे ये सब क्या है, स्पेक्ट्रल लाइंस। तो मैक्सिमम एनर्जी लाइन, मैक्सिमम एनर्जी लाइन वो हो जाएगा लाइमन सीरीज के लिए इन्फिनिटी से 1। तो मैक्सिमम एनर्जी है तो मिनिमम वेवलेंथ होगा, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो मिनिमम वेवलेंथ लाइन इन लाइमन सीरीज वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से 1। और मैक्सिमम एनर्जी है तो मिनिमम वेवलेंथ हुआ, और इसको ऐसा बोल सकते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लाइन, वो भी हो जाएगा इन्फिनिटी से 1। अब ये मैक्सिमम एनर्जी लाइन है, अब 2 से 1 ये हो जाएगा मिनिमम एनर्जी लाइन। तो अभी ये डायग्राम को मेरे को इरेज करना पड़ेगा, तो आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ऐसे सुन सकते हो कैसा, अब यहाँ पे आप ध्यान दो कैसा, स्पेक्ट्रल लाइन है, अब इन्फिनिटी से 1 पे आया, इन्फिनिटी से 1 पे आया कोई इलेक्ट्रॉन, तो इसका मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगा, यानी मैक्सिमम एनर्जी लाइन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से 1। वैसे ही मिनिमम एनर्जी लाइन क्या हो जाएगा, 2 से 1। अब 2 से 1, अब 2 से 1 में आएगा तो मिनिमम एनर्जी लाइन हो जाएगा। अब देखो ये जो मैक्सिमम एनर्जी लाइन है यानी इन्फिनिटी से 1 वो मैक्सिमम एनर्जी लाइन है, तो ऐसा बोल सकता हूँ ये मिनिमम वेवलेंथ का लाइन होगा और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का लाइन होगा, बोल सकता हूँ।
इन लाइमन सीरीज। अब अगर आपको ऐसा बोल दिया व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी लाइन इन बामर सीरीज, तो इसका मतलब इन्फिनिटी से टू, इन्फिनिटी से टू ये क्या जाए मैक्सिमम एनर्जी लाइन। वैसे ही मिनिमम वेवलेंथ लाइन क्या हो जाएगा इन्फिनिटी से टू, और मिनिमम एनर्जी लाइन इन बामर सीरीज 3 से 2, और ऐसा मिनिमम ऐसा बोल दिया गया मिनिमम एनर्जी लाइन इन पास्चन सीरीज, तो मतलब 4 से 3, पास्चन में मतलब 3, पास्चन सीरीज क्या होता है 3, नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होगा 3, तो मिनिमम एनर्जी लाइन क्या हो जाएगा 4 से 3, और मैक्सिमम एनर्जी लाइन इन्फिनिटी से 3, और ऐसा बोल दिया ब्रेकेज सीरीज, ब्रेकेज सीरीज में मैक्सिमम एनर्जी लाइन क्या हो जाएगा इन्फिनिटी से 4, और मिनिमम एनर्जी लाइन 5 से 4। वैसे पी फंड है मैक्सिमम एनर्जी लाइन ये वाला इन्फिनिटी से 5, मिनिमम एनर्जी लाइन 6 से 5, 6 से 5, तो ऐसा ही चलता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इसका ही खेल रहता है। अगर आपको ये डायग्राम अगर अच्छे से याद है और आपको ये पता है जो ये एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यू के, ये क्या है न्यू फ्रीक्वेंसी, और वही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, तो आप बता सकते हो जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा उसका वेव फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका वेव लेंथ कम होगा। तो आप इससे इस रिलेशन से बता सकते हो, और इस डायग्राम को अगर आप दिमाग में फिट कर लो, अभी आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लो तो आपको ये डायग्राम अभी अच्छे से याद हो जाएगा। ये डायग्राम को अगर आप अच्छे देखो समझो, तो अगर आपको डायग्राम अच्छे से याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे कर ले जाओगे। तो आपको मैंने पहले एक फॉर्मूला भी बताया था, जब इलेक्ट्रॉन कुछ किसी भी ऑर्बिट में आता है तो वो अपना एनर्जी एमिट करेगा, एनर्जी एमिट करेगा तो कुछ वेवलेंथ एमिट करेगा, तो वो जो वेवलेंथ एमिट करेगा उसका निकालने का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। अगर आपको ऐसा बोल दिया गया व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट देन व्हाट इज द रेडिएशन ऑफ लाइट एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या हो जाएगा सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है, सेकेंड ऑर्बिट में क्या होता है बामर सीरीज, बामर सीरीज मतलब विजुअल रेंज का, यानी लाइट हो जाएगा क्या विजुअल रेंज का। तो आपको इसके ऊपर ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आपको किसमें बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट से कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट में आ रहा है तो वो कुछ एनर्जी एमिट करेगा, एनर्जी एमिट करेगा इन द सेंस कुछ वेवलेंथ एमिट करेगा, वेवलेंथ एमिट करेगा, तो वो उसका वेवलेंथ हम कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या था 1/λ विच इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इन ब्रैकेट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, n1 फाइनल और n2 इनिशियल, यानी फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये अपना वेवलेंथ निकालने के लिए। तो ये है पूरा पूरा कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में टॉपिक खत्म हुआ, बड़ा अच्छा टॉपिक है, ये आपको 12th में भी काम आएगा। तो अब चलते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी मीन्स नॉट फिक्स्ड, वही बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, एक न्यू कॉन्सेप्ट है। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, बड़ा मेहनत लगा इसको बनाने में, तो आप भी ऐसा बनाना, ऐसा लिखना, आपको भी अच्छे से याद हो जाएगा। एनर्जी आपको ये याद रखें, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेव लेंथ के लिए। आप इसको प्रॉपर में लिखना चाहो तो इसको बोल दो चेंज एनर्जी डेल्टा ई, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो अगला टॉपिक है अपना हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है नॉट फिक्स्ड, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है नॉट फिक्स्ड। यहाँ पे मैं हाईलाइट करके लिख देता हूँ, अनसर्टेनिटी का मतलब नॉट फिक्स्ड। तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है इसका। क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली मतलब एक टाइम पे, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन एंड एक्चुअल मोमेंटम
ऑफ अ minute particle like an electron. तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? इट इज इम्पॉसिबल, गलत लिख दिया, इम्पॉसिबल, it is impossible to determine simultaneously the exact position and actual momentum of a minute particle like an electron. पोजीशन और एक्चुअल मोमेंटम, यानी किसी भी हम माइन्यूट लाइक इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई भी अगर माइन्यूट चीज़ है तो उसका एक टाइम पे साइमल्टेनियसली, मतलब एक टाइम पे हम उसका एक्चुअल मोमेंटम और एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते. जैसे वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ट्रक बट वी कैन नॉट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मॉस्किटो. हम ट्रक का डायरेक्शन एक टाइम पे बता सकते हैं, डायरेक्शन और उसका एक्चुअल मोमेंटम और पोजीशन बता सकते हैं, लेकिन एक मॉस्किटो का हम डायरेक्शन एक टाइम पे डायरेक्शन और उसका एक्चुअल मोमेंटम और पोजीशन नहीं बता सकते. तो यही है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. एक बार मैं रीड करता हूँ क्या. इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एक्चुअल मोमेंटम ऑफ अ माइन्यूट पार्टिकल लाइक एन इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बोलना चाहूँ तो हम इलेक्ट्रॉन का एक टाइम पे यानी साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम नहीं निकाल सकते. तो इसमें क्या होता है, इसमें आता है एरर मतलब डेल्टा आता है, डेल्टा एक्स मीन एब्सोल्यूट एरर आता है, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी आता है. डेल्टा एक्स क्यों आया? पोजीशन के लिए. डेल्टा पी क्यों आया? एक्चुअल मोमेंटम है इसलिए. तो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है, मतलब ऐसा होता है, डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. डेल्टा पी वो क्या आता है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम वो होता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. तो ये होता है डेल्टा एक्स क्या होता है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. डेल्टा पी होता है अनसर्टेनिटी मोमेंटम. अब यहाँ पे आपको सवाल आना चाहिए क्या कि यहाँ पे डेल्टा क्यों आया? तो डेल्टा क्यों आया कि ये है अनसर्टेनिटी, मतलब नॉट फिक्स्ड, यानी फिक्स नहीं, इसमें कुछ एरर होगा. एरर को हम किससे दिखाते थे? डेल्टा से. डेल्टा मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर. तो यहाँ पे एक्स से उसका डेल्टा निकाल रहे, उसमें यानी कुछ एरर निकाल रहे. डेल्टा एक्स हो गया. डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी पोजीशन. डेल्टा पी अनसर्टेन मोमेंटम क्या होता है? पी विच इज इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी. तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी. अब मास तो कांस्टेंट होता है यूनिवर्स में, तो बचा क्या? वेलोसिटी. अब वेलोसिटी में एरर हो सकता है, तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं डेल्टा पी विच इज इक्वल टू एम डेल्टा वी. यहाँ भी एक ऐसा पॉइंट आ गया, तो इसको डॉट, ये 3 डॉट हो गया. सब थियरी. अब इसमें एक फॉर्मूला जनरेट हुआ. कैसे एक फॉर्मूला आया? साइंटिस्ट ने क्या बोला, हाइजेनबर्ग्स ने क्या बोला, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी वो हमेशा बड़ा और इक्वल होगा h/4 पाई के. अब इसने ऐसा क्यों बोला वो काम का नहीं है, आपको बस ये बात याद रखना है कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी वो हमेशा बड़ा और या फिर इक्वल हो सकता है h/4 पाई के. डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. तो ऐसा बोला गया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी वो हमेशा बड़ा और इक्वल भी हो सकता है. ध्यान रखना, यहाँ इक्वल का साइन भी देना है. इस यानी अगर अच्छे से बोलूँ तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई के. तो अब इसी फॉर्मूला को मैं अलग तरीके से लिखना चाहूँ, मतलब m और डेल्टा v की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी है ना, तो ये डेल्टा पी किसके इक्वल है? m डेल्टा v के. यहाँ इसलिए मैंने पहले आपको लिखा दिया डेल्टा पी इक्वल टू m डेल्टा v वो हमेशा बड़ा और इक्वल हो सकता है h/4 पाई के. तो ये है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो इसके ऊपर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं. तो टेक्स्ट बुक में आपको न्यूमेरिकल तो नहीं दिया है, टेस्ट में आपको न्यूमेरिकल नहीं दिया, लेकिन आप अगर आपका डाइजेस्ट होगा तो आपको इसमें न्यूमेरिकल दिया होगा. डेल्टा एक्स दिया होता है, डेल्टा पी दिया आता है और आपको फाइंड करना रहता है. आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको ये फाइंड करना पड़ता है. आपको ऐसा हो सकता है, कैसा? ऐसा बोल सकता है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज ट्वाइस द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, फाइंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी. ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं. वो क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा
तो आपको ऐसे बताना, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब ये वो पूरा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी इन प्रिंसिपल मैं फटाक से रिकैप कराता हूँ क्या है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एक्चुअल मोमेंटम ऑफ अ माइन्यूट पार्टिकल लाइक एन इलेक्ट्रॉन। एक टाइम पे हम किसी भी इलेक्ट्रॉन या फिर माइन्यूट पार्टिकल का एक टाइम पे हम एग्जैक्ट पोजीशन और एक्चुअल मोमेंटम नहीं निकाल सकते। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वी कैन फाइंड या फिर वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ट्रक बट वी कैन नॉट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मॉस्किटो। यहाँ पे मैं एक लिख ही देता हूँ, we can determine not we can determine direction of truck but not mosquitoes। या ये पॉइंट आपको हेल्प करेगा इस टॉपिक को समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेल्टा एक्स तो डेल्टा पी वो हमेशा बड़ा और इक्वल हो सकता है एच अपन 4 पाई के। और डेल्टा पी क्या होता है, एम डेल्टा वी। पी क्या होता है, एम वी, तो एम डेल्टा वी हो गया। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी वो भी हो जाएगा बड़ा और इक्वल हो सकता है एच अपन 4 पाई के। तो ये था पूरा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आप देखते मैकेनिक्स, छोटा सा पार्ट है मैकेनिक्स, ये फिजिक्स का पार्ट है लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं हम। तो आप चाहो तो ये लिख सकते हो, मैकेनिक्स मैकेनिक्स भी 2 पार्ट में क्लासीफाई है। एक होता है क्लासिकल मैकेनिक्स, दूसरा होता है क्वांटम मैकेनिक्स। एक है क्लासिकल मैकेनिक्स, दूसरा होता है क्वांटम मैकेनिक्स। अब ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन अभी हम अगला देखेंगे लेक्चर में क्या, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो उसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना है, तो इसके लिए ये है क्या, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है, इट फॉलोज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फॉलो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यानी ये न्यूटन के जो भी लॉज थे वो सबको फॉलो करता है। यहाँ न्यूटन के कितने लॉ थे, या इक्वेशन के हिसाब से बोलूँ तो 3 था। एक था, पहला था क्या, v विच इज इक्वल टू u प्लस ए टी, मैं 2 मिनट बस। सेकेंड, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तीसरा, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए एस। यानी ये तीनों को फॉलो करता है, फॉलो। और इसका जस्ट उल्टा अपोजिट क्या होगा, क्वांटम मैकेनिक्स डज नॉट फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यहाँ न्यूटन्स के लॉ को ये नहीं फॉलो करता है। तो इसमें आता है आपको स्टैंडिंग वेव, इसमें आपका आता है स्टैंडिंग वेव। इलेक्ट्रॉन होता है वो स्टैंडिंग वेव के जैसा बिहेव करता है। तो ये सब बात थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो आपको यहाँ पे ध्यान दें क्या, मैकेनिक्स 2 पार्ट में क्लासीफाई, फर्स्ट है क्लासिकल मैकेनिक्स, सेकंड है क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स जो फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन्स के मोशन को फॉलो करे क्लासिकल मैकेनिक्स। दूसरा, डज नॉट फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये क्वांटम मैकेनिक्स। तो अब आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने देखा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफन और हम्फ्री। ये 6 सीरीज है, आपको याद रखना है। और ये सीरीज में कौन से रीजन में कौन सा वेवलेंथ जनरेट होता है, लाइमन के लिए यूवी रीजन, अल्ट्रावायलेट, फिर इसके बाद विजिबल, और चारों क्या है, आईआर। ये आपको डायग्राम अच्छे से दिमाग में रखना है। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया। और मैकेनिक्स, अब अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, तो अब अगले लेक्चर में हम करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। 3 यहाँ पे आपको लो आएगा, अबोर्स प्रिंसिपल, फिर पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। आपको 3 लो या फिर रूल आएगा इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए। तो अब वो सब अगले लेक्चर में देखेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए
थैंक यू। तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।